मैं आपके पास आते हुए संगीत रागी जी, लेकिन ये बात भी सच है ना, देखिए आरएसएस को आप जैसे लोगों को भी बहुत सूट करता है, हिंदू मुसलमान, और समय समय पर आप लोगों के भाषण के जरिए भी ये बातें देश तक पहुंचती रहती हैं। क्या शांति से देश आगे नहीं बढ़ सकता है? क्या आप जैसे जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को भी सूट करती हैं इस तरह की बातें? संगीत रागी जी। चित्रा जी, मैंने बहुत ध्यान से सुना है और मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा। पहली बात कि व्यक्तिगत अनुभव को कभी भी विमर्श में नहीं लाना चाहिए। एक व्यक्ति के साथ हमारा हो सकता है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मुस्लिम हों, उनके साथ मेरे बहुत सौहार्दपूर्ण स्नेह। समाज की मानसिकता और व्यक्ति की मानसिकता दोनों में अंतर होती है। वही मुस्लिम यदि जहाँ पर वो मेजॉरिटी कम्युनिटी में है वहाँ पर उसकी मानसिकता अलग होती है, और जब वो माइनॉरिटी कम्युनिटी में होता है तब उसकी मानसिकता अलग होती है। वैसे ही व्यक्ति के नाते वो कुछ अलग व्यवहार करता है, और जब वो समाज के साथ जुड़ता है तो कोई अलग व्यवहार करता है। इसलिए हमारे यहाँ कोई ईद में जाता है या मैं उसके यहाँ ईद में जाता हूँ, इससे समाज की मानसिकता का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, औरंगजेब को लेकर के मैं बताना चाहता हूँ क्यों औरंगजेब को लेकर के भारत के मुसलमानों और मुस्लिम समाज के, औरंगजेब के बारे में आपको बता दूं कि इस्लामिक लिटरेचर में उसको 6th राइटियस खलीफा माना जाता है। इस्लाम में 4 राइटियस खलीफा माने जाते हैं, अबू बकर, उस्मान, उस्तान, अली, ये 4 माने जाते हैं। उसके बाद 5वां का नाम मैं भूल रहा हूं, लेकिन छठा जो है वो औरंगजेब को माना जाता है। किस लिए माना जाता है? क्योंकि उसने हिंदुओं का और काफिरों का नरसंहार किया था इस देश में। अब ऐसे व्यक्ति को आइडेंटिटी, जैसा कि सुधांशु जी ने कहा, उसको मुस्लिम समाज अपनी आइडेंटिटी से जोड़ करके देखने लगता है, तब समस्या खड़ा होती है। पूरा समाज कहां देख रहा है? मैंने कहा, लोगों के बयान आए हैं ना सामने, देखिए एमआईएम के लोग चले जाते हैं मजार पर, इधर इन्होंने अबू आजमी साहब ने बोल दिया। फिर मैं आपसे कहता हूं, ये आकलन जो करना, जो समाज में जिसे आप कहते हैं डोमिनेंट वॉइस कौन है? डोमिनेंट वॉइस वही है ना जिसे हम देख रहे हैं। अब हम तो मापने गए नहीं हैं। जो वॉइस डोमिनेट होकर के बाहर रिजोनेट कर रहा है, उसी बात के आधार पर हम आकलन कर रहे हैं। तीसरी बात अभी यहाँ पर जिक्र आई कि भाई देखिए, आपके एक विधायक, बीजेपी के विधायक कहने लगे कि उनको अलग हॉस्पिटल में अवार्ड दे दें। भारत के समाज को और आपके दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है कि इस देश में एक पैरेलल हलाल इकोनॉमी चल रही है, जिसके बारे में जिक्र नहीं किया जाता है। हलाल अपार्टमेंट का नाम आपने सुना है, हलाल लिपस्टिक आपने सुना है, हलाल दुपट्टा आपने सुना है, हलाल साड़ी आपने सुनी है, हलाल अपार्टमेंट आपने सुना है, हलाल हॉस्पिटल आपने सुना है। ये पूरा एक इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक हलाल इकोनॉमी एक पैरेलल इस देश में चल रहा है। अब उसका यदि विरोध किया जाए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसकी पृष्ठभूमि है। तीसरी बात, आपने कहा दोनों तरफ ऐसे हैं, नहीं। अपवाद को नियम और नियम को अपवाद के रूप में यह परोसने की साजिश जो है वो बंद होनी चाहिए। गांधी जी ने क्या कहा? एवरेज मुस्लिम इज ए बुली एंड एवरेज हिंदू इज ए कावर्ड। ऐसे ही नहीं कहा था, उन्होंने समाज का मूल्यांकन किया था। कट्टरता, आप सारे समाज को कहते हैं कि हिंदू समाज में भी कट्टरता, हिंदू समाज में है कट्टरता, लेकिन हिंदू समाज की कट्टरता अपने आप को बचाने के लिए है। इस्लामिक समाज की कट्टरता अपने आप को और ज्यादा एक्सपेंशन के लिए है। अरे अभी जितना आक्रामक बयान हिंदू नेताओं की ओर से दिए जा रहे हैं, वो भी तो दूसरे पक्ष को भड़काते हैं ना संगीत रागी जी। सुनिए तो सही, मैंने कहा ना, क्यों ऐसा हिंदू कह रहा है? क्योंकि उसने देखा कि हमारे माँ भारती का 1947 में विभाजन हुआ, 23% मुसलमानों के लिए 35% की जमीन मिली, 9.4% इस देश में मुसलमान रह गया। यहाँ पर जो पाकिस्तान में हिंदू रहा, वहां से तो उसकी हिंदुआ का कंप्लीट एनिहिलेशन हो गया। वो 2% और 6% पर बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह गया। भारत के अंदर मुसलमानों की जनसंख्या 9.4 से बढ़कर के आज 16-17 के आसपास पर आकर के खड़ी हो गई है। तो फिर वो उसे डर लग रहा है कि अब इसका एक दूसरा पहलू आप जरा देखिए कि जहां जहां मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है, वहां कह रहा है, एक गांव कह रहा है वहां कि हम आपको मंदिर की घंटियां बंद कर दो। ऐसे मत बोलिए ना, हमें एग्जांपल दीजिए, उदाहरण दीजिए गांव का। ऐसे तो आप बिना उदाहरण के कैसे बातें करेंगे? उदाहरण देने लगेंगे तो आपके पास समय नहीं, आपको देना पड़ेगा। बिना उदाहरण के नहीं बात कीजिए। तमिलनाडु जिला पेरंबूर, गांव कोलत्तूर, उसमें कहा गया कि मुस्लिमों की आबादी हो गई 70%, तो उन्होंने कहा मंदिर में पूजा बंद, हमारी धार्मिक भावना हट होती है। कोलत्तूर गांव, जिला पेरंबूर और तमिलनाडु, और वहां की सरकार ने मान लिया, कह दिया बंद कर दो। आखिर में मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट गया और उसने कहा यह कारण, कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा उत्तर से दक्षिण तक बोला। मद्रास हाई कोर्ट का यह जजमेंट है। इसके अतिरिक्त में आप देखिए, ऐसा क्या होता है कि जहां जहां मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती है वहां पर एक कंप्लीट वहां से हिंदू पलायन हो जाता है। यह आप इस मानसिकता को देख रहे हैं। जितने पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जितने आसाम के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, और दंगे कहां होते हैं? क्या ऐसा कारण है कि मुस्लिम बहुल इलाका ही संवेदनशील इलाका बन जाता है?
हिंदू बहुल इलाका संवेदनशील क्यों नहीं बनता है? क्या कारण है कि वहीं पर दंगे होते हैं, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया होते हैं वहीं पर होते हैं, या वर्ल्ड सिटी जिनका उनका पावर सेंटर रहा है पहले, वहीं पर दंगे होते हैं? ठीक है, ये मानसिकता है। अब आपको अंतिम बात में कह रहा हूं, हिंदू समाज पहले से ज्यादा संवेदनशील हुआ है, जागा है, और अब वो प्रतिक्रिया देना बंद किया है। संवेदनशील हुआ या कट्टर होता जा रहा है? कट्टर नहीं, वो अपने अधिकारों के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए अब वो सड़कों पर उतरने के लिए तैयार। आप ये सोचिए, इस आजाद भारत में औरंगजेब लेन हो, औरंगजेब रोड हो, और औरंगजेब की मजार रहे, औरंगाबाद रहे, तो बख्तियारपुर रहे, औरंगजेब की मजार हटाने की बात तो चली रही है। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आजादी के बाद ये सब उखाड़ के फेंक दिए जाने चाहिए थे। आजादी के बाद ये सब उखाड़ के फेंक दिए जाने चाहिए थे। लेकिन ये जिंदा रहा, वो काम कर लीजिए। ये मैं कह रहा हूं, ये हिंदू समाज की सहनशीलता थी। अब उसको इसलिए कट्टरता है क्योंकि उसने देखा कि इस्लाम दुनिया में कहीं भी संवाद और सहिष्णुता की भाषा से कहीं भी मुख्य धारा में नहीं आया है। मैं जवाब ले लेती हूं, चुनौती देता हूं। हाँ। एक एग्जाम्पल कोई दिखा दे जहां मुस्लिम समाज संवाद के जरिए मुख्य धारा के साथ आकर के जुड़ा हो, दुनिया में एक एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। अजय उपाध्याय जी भी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं, उनसे मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन उसके पहले विनोद अग्निहोत्री जी, आपसे ये सवाल है, ये जो कट्टरता बढ़ती हुई चली जा रही है, जो दूसरे पक्ष का जिक्र कर रहे थे संगीत रागी जी, ये बात तो सच है ना कि हिंदू बहुल इलाकों में वो संवेदनशीलता या संवेदनशील इलाका या इतना फ्लैग मार्च करो, ये नहीं होता है। इस बात को स्वीकार तो करना पड़ेगा ना, और जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके होते हैं वहां पर इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है। क्या गलत बोल रहे हैं वो? नहीं, तो ये तो व्यवहारिक बात है भाई। जहां 100 में से 90 आदमी एक वर्ग के होंगे, 10 आदमी एक वर्ग के होंगे, तो वहां तो फ्लैग मार्च जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत तो वहीं पड़ती है जहां 51-49 हो, 40-60 हो। स्वाभाविक है, जब लगभग आमने सामने आप होंगे, तब अगर किसी पक्ष से कोई गलत बात होगी तो दूसरा विरोध करेगा। तो प्रतिरोध तो वहीं होगा जहां संख्या आसपास के हो। अब इसलिए ये तो कोई नई बात नहीं है। मैं सुन रहा था, दरअसल आपका नजरिया क्या है इस पर निर्भर करता है। अभी सुधांशु जी ने बहुत अच्छी बात कही कि देवा शरीफ में होली मनाई जाती है, और दूसरी तरफ ये भी कहा कि वहाँ तमिलनाडु के गांव का उदाहरण भी दिया जहाँ पूजा बंद करा दी गई। दोनों उदाहरण है हमारे देश में। निजामुद्दीन औलिया का एग्जाम्पल इन्होंने ही दिया, और अमीर खुसरो के उदाहरण हैं बहुत सारे जगह। तो होली मनाने के भी हैं, और ये तमिलनाडु जैसे गांव भी हैं। तो आप कौन सा उदाहरण इस देश में लागू करना चाहते हैं? तो उदाहरण तो वो जो तमिलनाडु वाला है, मद्रास हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया, मामला ठीक हो गया, या वहां की सरकार को ध्यान देना चाहिए था। तमिलनाडु की सरकार, जिसकी भी सरकार हो, तमिलनाडु में तो एक अलग ही पॉलिटिक्स चल रही है ना, वो तो मतलब पता नहीं वहां की सरकार हिंदी को लेकर, भाषा को लेकर हमने किस तरह का विवाद। एक बार उनकी बात हो जाए, उसकी बात बोलेगा। हाँ ठीक है, संगीत जी आ रही है, एक बार उनकी बात हो जाए। तो सवाल ये है कि आप तमिलनाडु वाला उदाहरण इस देश के सामने रखना चाहते हैं या देवा शरीफ वाला उदाहरण रखना चाहते हैं? इस पर होगा। दूसरी बात यह है कि औरंगजेब का जो मुद्दा है, औरंगजेब के बारे में इतिहास में सब लिखा हुआ है कि वो क्रूर था, अत्याचारी था, अपने भाइयों को मारा, अपने पिता को जेल में डाला। ये कोई नई बात छिपी है नहीं। अब अबू आदमी ने तारीफ कर दी, वो अबू आदमी का एजेंडा रहा होगा, लेकिन अब उसको इतना बड़ा मुद्दा बना लो कि पूरे देश में उस पर राजनीति होने लगे। बिहार में चूंकि चुनाव है, तो वहां भी औरंगजेब राजनीति, उसको आदर्श बनाने की, नायक बनाने की कोशिश की जाएगी तो होगी ना राजनीति। एक खलनायक को नायक क्यों बनाना? जी, इस देश में रावण के भी मंदिर हैं, ग्रेटर नोएडा में ही है। हाँ। तो जिसको मानना हो माने, इसको न माने ना माने। भाई अब औरंगजेब को मेजॉरिटी हिंदुस्तान का औरंगजेब को नायक नहीं मानता, खलनायक मानता है, दुष्ट मानता है, अत्याचारी मानता है। इसमें कौन सी वो बात हो गई? लेकिन चूंकि वो मुद्दा बनाना है, औरंगजेब तो इनकी मददगार है इनका। अरे संभाजी पर फिल्म आई और उसी समय उनकी ओर से बयान दिया गया, संभाजी जिनको 40 दिनों तक उसने रखा था, प्रताड़ित किया, और फिर उनको किस तरह से मारा था। संभाजी पे फिल्म से पता लगा लोगों को। तो शिवाजी सामंत के उपन्यास बड़ी तादाद में तो संभाजी को पढ़ाया गया। अरे भाई, जाना जा रहा है, फिल्म वालों को कभी हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया गया। फिल्म वालों को कहां पता लगा? उन्होंने हिस्ट्री से रिसर्च की होगी, इसलिए कि जब आप हिस्ट्री में रिसर्च करेंगे तब पता लगेगा। रिसर्च भाई, इतिहास। मगर हर बच्चे को औरंगजेब का पूरे खानदान का नाम पता है। नहीं, खानदान नाम इसलिए पता है कि उससे खानदान का नाम आप भी ले गए और दूसरे भी ले गए सब जगह। नहीं पढ़ाया गया। अच्छा, दूसरा, अगर आप बात करते हैं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये काम तो अजातशत्रु ने अपने पिता को कैद कर लिया था, बिंबिसार को। अशोक ने अपने भाइयों को मारा था, चंड अशोक इसीलिए कहलाता था। वो कहलाता नहीं कहलाता, लेकिन बाद में बौद्ध हो गया। उसने कलिंग में जाके उसने हमला किया, कलिंग में उसने कत्लेआम किया, बाद में बौद्ध हो गया, और उसने जो है वो प्रियदर्शी अशोक हो गया, धम्माशोक हो गया। तो इतिहास में अनेक उदाहरण ऐसे भरे हुए हैं। अच्छा, औरंगजेब क्रूर था, अत्याचारी था, उसका साथ देने वाले क्या थे?
उनके वंशजों को तो आप मंत्री बना रखा है। कौन? जयपुर में जयसिंह के परिवार से तो हैं दिया कुमारी जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जयसिंह सेनापति थे औरंगजेब के, थे कि नहीं थे? ये तो इतिहास में है। तो ये दोहरे मानदंड नहीं चलेंगे ना। आपको क्लियर रूप से, आप सत्ता में हैं पिछले 11 साल से, आपके पास इस देश का बहुमत है, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास नारा है हमारे प्रधानमंत्री जी का। तो ऐसे में यह बात सही है कि जिनको रंग से परहेज हो वो कट्टर मौलाना इस देश की फिजा को खराब कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में होली सब मिलजुल के खेलते रहे, हम सब खेलते रहे। हमारे बचपन में भी हमारे तमाम मुस्लिम दोस्त होली खेलते थे, कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब जिनको दिक्कत, भाई दोनों बातें होनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है, हर सुधांशु जी को भी याद होगा, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, हर होली पर डीएम और एसपी की तरफ से एक बयान जारी होता था कि लोग होली खेलें लेकिन जबरदस्ती किसी पर रंग न डाला जाए, अगर जबरदस्ती रंग डाला गया तो उस पर कार्रवाई की सीओ अरूज ने भी कहा कि किसी हिंदू को भी रंग से आपत्ति हो मत लगाइए उसको। हाँ, ये होता था, जिसके बयान पर इतना विवाद फैला हुआ है। हाँ। नहीं, ये कहा जाता था और ये व्यवस्था होती है, तो इसीलिए पुलिस अगले दिन होली मनाती है, क्योंकि वो तैनात रहती है उस दिन, ताकि जबरदस्ती रंग न डाला जाए। होली का समय भी तो फिक्स कर दिया जाता है ना, पुलिस प्रशासन की ओर से समय भी फिक्स कर दिया जाता है रंग खेलने का। अगर गलती से रंग पड़ जाए जी तो बवाल भी नहीं करिए भाई, रंग ही तो पड़ा है। रंग का काम आप करते हैं, सारे रंगेज जो है अधिकतम मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और रंग से क्या है परहेज भाई, तो वो भी कट्टरता है। लेकिन है ना परहेज, इसी वजह से तो चर्चा करनी पड़ी है ना विनोद अग्निहोत्री जी। देखिए दंगा मऊ में हुआ, भारत के चुनाव मैच जीतने पर मऊ में, हाँ। लेकिन पूरे देश में खुशियां भी तो मनाई गई और बहुत सारे मुस्लिमों ने खुशियां मनाई। तो हम तस्वीर मऊ की देख रहे हैं, हम दूसरे जगह तस्वीर नहीं देख रहे हैं। आग फैल जाती है ना, यही तो दिक्कत है। सवाल ये है कि आग पे पानी डालेंगे या आग डालेंगे उस पे? आग पे पानी डाला जाएगा ना, आग पे अगर आग डालेंगे तो आग जलेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।